इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे बड़ी बात यह है, क्या 2023 के इस बजट से, जो अंतिम पूर्णकालिक बजट है इस सरकार का, जिसको 5वीं बार निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, क्या वाकई में ये इंडिकेट करता है कि ये एक इंक्लूसिव ग्रोथ वाला है, समावेत सम्यक विकास वाला है, जिस सप्तऋषि की बात खुद वित्त मंत्री जी ने की थी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था पंचप्रण में कि विकसित भारत को बनाना है, और अमृतकाल का ये पहला बजट मैं कह सकता हूँ विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला है। ये बजट गांव का है, गरीब का है, महिला का है, मजदूर का है, जहां किसान और नौजवान का है, समाज के सभी वर्गों के लिए ये खुशी का बजट है। और मैं तो कहूँगा ये जहाँ एक और दूरदर्शी है, समावेशी बजट भी है और पारदर्शी भी है। तो दीपक जी, सभी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। और मध्यम वर्ग की जब आप लोग बार बार बात करते थे तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स ना देने की छूट भी इसमें है। युवाओं के लिए भी भरपूर है। जैसे जैसे आपके सवाल आएंगे मैं एक एक करके बताता जाऊंगा। सबसे पहले इस विकास में बात करें महिलाओं की, क्योंकि आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक हमेशा से रहा है। महिलाओं के लिए किन किन योजनाओं की बात की गई है और महिलाओं के लिए क्या विशेष किया गया है इस बजट के अंदर, क्योंकि नारी शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है इस देश की, आधी आबादी है। दीपक जी, देखिए 80 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप देश भर में है, 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। लेकिन उन महिलाओं के इस कामकाज को पंख लगाना, नई उड़ान देना, जिस तरह से हमारे स्टार्टअप्स ने शानदार काम किया है, उसी तरह से इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इनको नई मार्केट देना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना। जैसे एफपीओस बनाने का काम हमने कृषि क्षेत्र में किया ताकि उसको बल मिल सके, उसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम होगा। दूसरा, जो महिलाओं की बचत के लिए 2 लाख रुपया 2 साल के लिए रख के 7.25% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट उस पर मिलने का काम होगा। इसी तरह से अन्य योजना में अगर आप देखोगे तो जो हमारा पीएम किसान है उसमें भी जो 11 करोड़ लोगों को, 11 करोड़ किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपया पिछले 3 वर्षों में मिला है, उसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा एक बड़ा वर्ग महिलाओं का भी है। तो कुछ ना कुछ जहां महिलाओं के लिए वहां पर है, वहीं पर 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम वहां भी किया जाएगा, जहां पर मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज अलग अलग जिलों में खोलने का काम किया है। इसी तरह से अन्य योजनाएं हैं जिनका लाभ आपने पहले भी देखा, महिलाओं को मिला, जिसके कारण शिशु मृत्यु दर है या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हुआ है, और पोषण जैसे अभियान को भी हमने बल देने का काम किया है। आपने कहा कि मिडिल क्लास के लिए, और प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास के लिए भी एक बड़ी बात कही कि एक तरह से अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिडिल क्लास का भी है। लेकिन मैं अब बात करूंगा गांव की, क्योंकि रूरल इकोनॉमी मजबूत होगी तो देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। गांव के लिए क्या कुछ दिया गया है इस बजट के अंदर और कैसे आप रूरल इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं? दीपक भाई, अगर आप देखेंगे तो 3 करोड़ 25 लाख से ज्यादा गरीबों को पक्का मकान बनाकर मात्र 8 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने दिया। यानी कि 3.25 करोड़ लोगों को लखपति बनाने का काम मोदी सरकार ने किया था, और इस बार उसमें 66% की वृद्धि है। यानी कि 79,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिया गया है। इससे रोजगार भी मिलेगा और वहां पर पक्के मकान भी बनकर होंगे। 20 लाख करोड़ रुपया उपलब्ध होगा हमारे किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मत्स्य पालन और डेयरी वालों के लिए। तो इससे हमारे मछली पालन, दूध उत्पादन और ये सब के लिए एक बहुत बड़ा बल पशुपालन वालों को भी मिलने वाला, उनके आय के साधन भी बढ़ेंगे। गांव में ही स्टोरेज की क्षमता बढ़े, उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जैसे हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं, इनके कंप्यूटराइजेशन के लिए भी 25,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा किया जा रहा है ताकि उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए। अब उनके प्रोडक्ट्स को भी कोऑपरेटिव्स के माध्यम से गांव वालों को, अब जैसे हम जेम पोर्टल पर बेचने और खरीदने का काम कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए हम यूनिटी मॉल हम देश भर में बनाने का काम कर रहे हैं। इससे देखिए ग्रामीण व्यवस्था को जो पंख लगने वाले हैं, ये प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत अद्भुत है कि को तो किया गया। मोटा अनाज कौन पैदा करता है? छोटा किसान और सीमांत किसान पैदा करता है। अब उसकी एक्सपोर्ट की व्यवस्था भी बने और उसका देश में खपत भी बढ़े और किसान को ज्यादा फायदा मिले।
ये मिलेट ईयर करवाने से एक तरह से एक तीर से दो निशाने हैं। स्थानीय किसान को फायदा मिलेगा, उनकी आमदन ज़्यादा बढ़ेगी और इसको हम निर्यात भी कर पाएंगे। एक के बाद दूसरा आप देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमने वहाँ पर भी हमने मिलेट, चाहे निखिल जरीन थे, अविनाश साबले थे, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, हमने प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए मिलेट को हमने वहाँ पर भी अपने खिलाड़ियों को देने का काम किया, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से स्कूली बच्चों को पोषक आहार देने के लिए उसमें भी हम उसको बल दे रहे हैं। दो छोटे छोटे सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। विपक्ष का सबसे बड़ा यह कहना था राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद कि इसमें बेरोजगारी और महंगाई के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया। कुछ विपक्षी नेताओं ने यही बात जो है बजट के बाद उठाई है और इकोनॉमिक सर्वे के बाद उठाई है। क्या ये बजट महंगाई और बेरोजगारी को एड्रेस नहीं करता? मुझे लगता है विपक्ष की सुई वहीं की वहीं रुकी हुई है, क्योंकि उन्होंने आंखें बंद कर ली, सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। आंकड़े आपके सामने कहते हैं ईपीएफओ में अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो दुगनी उसकी मेंबरशिप हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा हुआ है। पहली बात ये। दूसरा, दुनिया भर के देशों से आप तुलना करके देखिए, अमेरिका से लेकर यूरोप से लेके जापान से लेके पाकिस्तान तक देख लीजिए, वहां पे जो महंगाई की हालत है 4-4 गुना बढ़ी है। भारत में महंगाई को लगातार कम करने का काम किया गया है, 5% से कम जाके महंगाई है, और इसमें आरबीआई ने भी कहा है और दुनिया भर के हमारी जो एजेंसीज है उन्होंने सराहा है जो भारत ने कदम पिछले 3 वर्षों में उठाए। आपदा के समय 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम भी किया, अपने एग्रीकल्चर ग्रोथ को भी हमने बढ़ाया, अपने निर्यात जो अन्य क्षेत्रों में एक्सपोर्ट को उसको भी बढ़ाया, तो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। दूसरी ओर मैं कहूंगा रोजगार कहां से आता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो पिछले बार 7,30,000 करोड़ था, पिछली बार आज तक का सबसे बड़ा था, लेकिन इस बार 7,30,000 करोड़ में 33% की वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर का आउटले किया गया है। ये अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा है। रेलवे का आउटले 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है, 2,40,000 करोड़ रुपया उसको किया गया। प्रधानमंत्री में 66% की वृद्धि है, 79,000 करोड़ रुपया इसको किया गया। कृषि के क्षेत्र में हमने 20 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया है ताकि उसको किसानों को, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी वालों को उपलब्ध हो सके। इससे आपको क्या होगा, लाभ मिलेगा। दूसरा, भारत को ग्लोबल हब ग्रीन हाइड्रोजन का बनाएंगे, उसके लिए हमने हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रिन्यूएबल एनर्जी हम लद्दाख से लेकर देश के अन्य हिस्सों में लाएंगे, 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया है। केवल और केवल ग्रीन हाइड्रोजन में ही 8 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अगले 5 वर्षों में आएगी। और मैं आपको दीपक जी इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर सस्टेनेबल फ्यूचर की हम बात करते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रीन ग्रोथ से आएगी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगी और ग्रीन इकोनॉमी से ग्रीन जॉब्स को भी अभूतपूर्व बल मिलेगा। तो मुझे लगता है विपक्ष इसको नहीं देख रहा है। ये भारत 25 वर्षों का रोड मैप रख के चल रहा है कि हम विकसित भारत को कैसे बनाएंगे और स्वर्णिम काल में भारत को कैसे लेकर जाएंगे। आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल बड़ा सीधा और डो टू। अगले साल चुनाव है, ये आखिरी पूर्ण बजट है मोदी सरकार का, मतलब इस सरकार का दूसरे कार्यकाल का। क्या 2024 में ये बजट आपको वोट दिला पाएगा? हम किसी भी बजट को वोट बैंक के साथ नहीं देखते हैं, किसी भी बजट को चुनाव के साथ नहीं देखते हैं। हम बजट को एक माध्यम समझते हैं देश को आगे बढ़ाने का। यही कारण है कि जो मोदी जी ने कभी झुके नहीं लेकिन बड़े कदम उठाए, तो 10वीं अर्थव्यवस्था से भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और हम भारत को दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्द बनाने का काम करेंगे। ये इसको चुनाव से ना देखा जाए। भारत की जनता का आशीर्वाद लगातार नरेंद्र मोदी जी पर रहा, उनका अटूट विश्वास मोदी जी पर है, और मोदी जी ने भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत के युवाओं पर जो विश्वास किया है, स्टार्टअप्स में हम कहीं नहीं थे, आज दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है, और उनको इनकम टैक्स में छूट भी दे दी, रजिस्ट्रेशन में छूट भी दे दी, ताकि हम जो कई बिलियन डॉलर हमारे युवाओं ने यहां पर लाने का काम किया है, उनको यूनिकॉर्न बनाकर, इन्वेस्टमेंट्स लाकर अब उसको हम और बल दे सकें। हम ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरों तक युवाओं को और ताकत देने का काम कर रहे हैं। हम युवाओं के लिए जो आज हमारी
फ्यूचर वर्क्स 4.0 की जब हम बात करते हैं, फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, कोडिंग की बात हो, 3D प्रिंटिंग की बात हो, इन अन्य क्षेत्रों को लेकर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर, उसमें स्किल्स देंगे। और साथ ही साथ 47 लाख युवाओं को स्टाइपन भी देंगे, यानी कि हर महीने उनको पैसा मिलेगा और सस्टेनेबल भी हो सकेंगे। इसी तरह से हम 30 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनाएंगे और 3 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स तो हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बनाएंगे। हम फ्यूचर को देख के काम कर रहे हैं, हम चुनावों को देख के काम नहीं कर रहे। चुनावों में जनता का आशीर्वाद मिलेगा ही, हमें तो भारत को भविष्य की ऐसी ओर लेकर जाना है कि हम भारत को अन्य क्षेत्रों में भी नेतृत्व दे सकें, दुनिया को नेतृत्व दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, आप जुड़े, हमसे बातचीत की और आपने कहा कि धन्यवाद। एक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर यह बजट लाया गया है। जनता का विश्वास हमें मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, ये उम्मीद अनुराग ठाकुर जी ने जताई है।